हाल ही में बांग्लादेश से हिंसा की कुछ बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई। पर ये जो टकराव है ये कोई अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे ना एक लंबा और काफी कॉम्प्लिकेटेड इतिहास है। तो चलिए इस संकट की एक एक परत को खोलकर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या और सबसे जरूरी क्यों हुआ। तो ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसकी शुरुआत हम करेंगे सबसे ताज़ा घटनाओं से, जो दिसंबर 2025 में हुई। तो देखिए, 18 से 20 दिसंबर 2025 के बीच पूरे बांग्लादेश में जैसे दंगों की एक लहर सी फैल गई। विकिपीडिया पर भी ये दर्ज है कि ये कोई एक दो जगह की घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी और बहुत बड़े पैमाने पर फैली अशांति का दौर था। और हमलों का जो स्केल था वो वाकई बहुत बड़ा था। प्रदर्शनकारियों ने प्रथम आलो और द डेली स्टार जैसे बड़े बड़े अखबारों को निशाना बनाया, शाहीनेट जैसे कल्चरल सेंटर्स को निशाना बनाया, यहां तक कि भारतीय उच्चायोग और अवामी लीग के दफ्तरों को भी नहीं बख्शा गया। बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम को भी नुकसान पहुंचाया गया। सोचिए, द डेली स्टार के दफ्तर में तो हालात इतने खराब हो गए थे कि लगभग 28 पत्रकार और स्टाफ मेंबर्स धुएं से बचने के लिए छत पर जाकर फंस गए थे। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी अराजकता, इसकी चिंगारी कहां से उठी? और वजह थी एक एक्टिविस्ट की मौत। चलिए जरा घटनाओं का सीक्वेंस समझते हैं। 12 दिसंबर को इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी को गोली मार दी जाती है और शक की सुई जाती है पूर्व सत्ताधारी अवामी लीग के छात्र विंग पर। फिर 6 दिन बाद 18 दिसंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में हादी की मौत हो जाती है। और बस इसी खबर ने मानो आग में घी डाल दिया और देखते देखते पूरे देश में प्रदर्शन, दंगे और आगजनी में बदल गए। लेकिन जाहिर है, इतना ज्यादा गुस्सा रातों रात तो पैदा नहीं हो सकता। तो फिर इसके पीछे के असली कारण क्या थे? इस गुस्से की जड़ें असल में बहुत गहरी थीं और इन वजहों को समझने के लिए हमें एक साल पीछे जाना होगा। साल 2024 के विद्रोह को देखना होगा, वो समय जब पूरा देश एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच चुका था। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए ना यूनाइटेड नेशंस की एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बहुत काम आती है। ये रिपोर्ट हमें 2024 की उस उथल-पुथल की बिल्कुल जड़ तक ले जाती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जुलाई और अगस्त 2024 में सरकार की पॉलिसीज और उसके हिंसक दमन के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए कि आखिर में सरकार ही गिर गई। और इस दमन की जो मानवीय कीमत थी वो सच में चौंकाने वाली है। यूएन के मुताबिक सिर्फ 15 जुलाई से 5 अगस्त के बीच, मतलब 3 हफ्तों से भी कम समय में करीब करीब 1400 लोग मारे गए। और ये सिर्फ मौतें नहीं थी, इसी दौरान 12,000 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि उस समय सरकार की प्रतिक्रिया कितनी ज्यादा भयानक थी। तो आखिर वो कौन सी शिकायतें थीं, वो क्या गुस्सा था जिसने 2024 में लाखों लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया? यूएन की रिपोर्ट में ना कई मुख्य शिकायतें बताई गई हैं, जैसे कि हाई कोर्ट का एक कंट्रोवर्शियल जॉब कोटा सिस्टम को फिर से लागू करना, देश में बढ़ती आर्थिक असमानता, हर तरफ फैला हुआ सरकारी भ्रष्टाचार, युवाओं के लिए रोजगार की भारी कमी और सालों से चला आ रहा राजनीतिक दमन। ये सब मिलकर एक सुलगते हुए ज्वालामुखी की तरह था जो बस फटने ही वाला था। और इसी सुलगते ज्वालामुखी में 14 जुलाई 2024 को उस वक्त की प्रधानमंत्री शेख हसीना की एक टिप्पणी ने मानो घी डालने का काम कर दिया। उन्होंने एक सवाल पूछा, अगर स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को कोटा का लाभ नहीं मिलता है तो क्या रजाकारों के पोते पोतियों को इसका लाभ मिलना चाहिए? अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये रजाकार शब्द है क्या। देखिए, बांग्लादेश में 1971 की आज़ादी की लड़ाई के दौरान जिन लोगों ने पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था, उनके लिए ये एक बहुत ही अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री की इस बात ने छात्रों के गुस्से को और भड़का दिया। उनका रिएक्शन एकदम इमीडिएट और बहुत तीखा था। सड़कों पर एक नारा गूंजने लगा, तुम कौन हो, मैं कौन हूं, रजाकार रजाकार। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये पूरे आंदोलन का सिंबल बन गया, जो देश में कितना गहरा बंटवारा हो चुका था ये दिखा रहा था। तो चलिए अब वापस आते हैं दिसंबर 2025 की घटनाओं पर और देखते हैं कि इसके बाद जो अलग अलग रिएक्शंस और डिमांड सामने आई वो क्या थीं। इसके बाद ना देश जैसे दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ थी अंतरिम सरकार, जिसने मीडिया पर हमलों की निंदा की और इसे लोकतांत्रिक प्रगति में एक बड़ी बाधा बताया, और दूसरी तरफ थे प्रदर्शनकारी नेता, जिनकी मांगें और भी ज्यादा बढ़ गईं। वो सांस्कृतिक आधिपत्य को खत्म करने की बात करने लगे, भारत के साथ डिप्लोमैटिक टाइज तोड़ने की मांग करने लगे और यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की भी मांग करने लगे।
इस हिंसा की निंदा हर तरफ से हुई। न्यूज़पेपर ओनर्स एसोसिएशन, एडिटर्स काउंसिल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश, सबने इन हमलों की निंदा की। मीडिया फ्रीडम कोalition ने भी अपनी गहरी चिंता जताई। इसके जवाब में अंतरिम सरकार ने हालात को और बिगड़ने से रोकने के लिए बड़े शहरों में सिक्योरिटी बढ़ा दी। तो ये सब हमें कहाँ लाकर खड़ा करता है? अब सवाल भविष्य का है कि क्या हिंसा का ये जो चक्र चल रहा है, इसे तोड़ा जा सकता है? अगर हम देखें तो ये घटनाएं असल में हिंसा के एक विशिष्ट साइकिल का हिस्सा है। 2024 में जो सरकारी दमन हुआ और अकाउंटेबिलिटी की जो कमी थी, उसी का नतीजा था 2025 के ये बदले की भावना से भरे दंगे। मतलब ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से सीधी सीधी जुड़ी हुई हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा होता है। कोई भी देश हिंसा और इम्प्यूनिटी यानी सजा से बच निकलने के इस कभी ना खत्म होने वाले चक्र को तोड़कर एक स्टेबल और न्याय से भरे भविष्य की तरफ आखिर कैसे बढ़ सकता है?